हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया है बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा 7th 8th 6th वगैरह में, बहुत बेसिक चैप्टर है। मुझे पता है आपको सब कुछ नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज आपको पता है रेशियो के बारे में। आप अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं कि ना, व्हाट इज रेशियो के बारे में पढ़ा था ना, रेशियो निकालना पार्टनरशिप फर्म वगैरह में, सारी बातें पता है। लेकिन इस चैप्टर को हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस कैसे हैं एग्जाम में हम कर सकते। ठीक है, तो आज हमारा फोकस होगा रेशियो। तो मैं पहले आपसे बात करूँ व्हाट इज द रेशियो। अब तो रेशियो का हम क्या कहोगे, क्या होता है रेशियो, क्या है बेटा रेशियो? कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स एंड क्वांटिटीज। सेम सही कहा आपने सर, कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स एंड क्वांटिटीज और क्वांटिटीज बाय डिवीजन, इट इज कॉल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल 10 का कंपेयर मैं 2 से कर रहा हूँ, रेशियो है ना। इसे क्या लिखूंगा, 10 डिवाइड बाय 2 बाय डिवीजन, याद रहेगा। 1 डिवाइड इज टू 2, 1 का कंपेयर किससे कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ, पहली बात। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं कहता हूँ 5 किलो इज टू 10 kg, तो अब क्या बोलोगे सर, 5 अपॉन में 10 कट के क्या आ जाएगा, 1 इज टू 2। अगर ये ए के पास है तो ये बी के पास है। अगर बी के पास 2 किलो है तो ए के पास 1 किलो। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, अगर बी के पास 4 किलो है तो ए के पास 2 किलो, 1 इज टू 2। अगर इसके पास 6 किलो है तो उसके पास कितना होगा, 3 किलो, याद रहेगा। तो देखो एक बात फील करना, 3 इज टू 6 हो तब भी आंसर कितना आएगा, 1 इज टू 2 कट के, और 2 और 4 की बात हो तो भी कितना आएगा, 1 इज टू 2। तो अपने रेशो में एक बात नोटिस करिए, क्या किया रेशो, क्या करता है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या करता है, छोटा कर देता है। ठीक है, जैसे एक समझना, 100 इज टू 200 तब भी कितना आंसर आएगा, 1 इज टू 2, तब भी 1 इज टू 2 ही आएगा। ठीक है ना, 2 इज टू 4 हो तब भी कितना आएगा, और अगर 1000 इज टू 2000 हो तब भी कितना आएगा बच्चों, 1 इज टू 2। तो हमने क्या फील किया कि सर बड़ी से बड़ी संख्या क्या करता है, कंपेयर छोटा करता है, इट इज कॉल्ड रेशियो। यही रेशियो, एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो रेशियो यही है। एक और बात, मैं कहता हूँ 1 किलो को कंपेयर कर रहा हूँ मैं 1 लीटर से, क्या ये रेशियो पॉसिबल है, क्या रेशियो की बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। चलो 2 कर दो, अब तो आप बताओ, 1 किलोग्राम इज टू 2 लीटर, हाँ पॉसिबल है। आपने कहा कि सर अलग अलग है, वेरी गुड। क्यों, आपने क्या नोटिस किया कि सर ये तो केजी में है और ये लीटर में है, इसलिए इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो एक बात मैं लिख दूँ, कंपेयर कब हो सकता है, कंपेयर बिटवीन सेम यूनिट। कंपेयर किसमें हो सकता है बेटा, हमेशा सेम यूनिट। बच्चों ध्यान देना, सेम यूनिट में कंपेयर हो सकता है। केजी का कंपेयर केजी से, ठीक है, लीटर का लीटर से, मीटर का मीटर से, ठीक है, मार्क्स का मार्क्स से। ये बात नोटिस करने वाली बात है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, कि यहाँ कंपेरिजन पॉसिबल है, हाँ या ना। आप कहोगे सर ये तो केजी में है, ये ग्राम में कंपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों तो अलग अलग है। अब बताओ कैसे कंपेयर करेंगे, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हाँ सही कहा आपने। क्या बोला कि सर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, किसी सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। अब इसका मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्या आंसर जाएगा कंपेयर करके, 2 से 2 जो कट जाएगी, 2 to 1। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। तो यहाँ पर छोटा सा और बात करने को, शेयर पार्टनरशिप में बहुत कुछ पढ़ गए हो, शेयरिंग कैसे करते हैं। ABC 3 पार्टनर है, सपोज मान लो 10,000 रुपये हैं और 3 पार्टनर हैं, A B एंड C। इन तीनों को 5:3:2 रेशो में बांटना है, शेयरिंग दे रखे 5:3:2। तो A को कितना पैसा मिलेगा, 10 टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई, A का शेयर कितना बच्चों, 5 अपॉन में क्या आएगा, इन तीनों का सम। ठीक है, कितना आ जाएगा इससे, 5,000। ऐसे अगर हम बात करें B का, 10,000 मल्टीप्लाई 3/10, 3,000, और C का भी निकाल सकते हैं इजीली, 2,000। कोई डाउट। तो अगर शेयरिंग भी निकालना हो तो आप इजीली रेशो से शेयर निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, पक्का। तो रेशो के अंदर समझना, रेशो क्या होता है, कंपेयर बिटवीन 2 सेम यूनिट्स होना चाहिए। अगर सेम यूनिट नहीं भी तो अगर कन्वर्ट कर सकते तो कन्वर्ट
करके भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे शेयरिंग निकालनी हो तो किस तरह निकालना है, अपॉन में क्या आएगा बच्चों हमेशा, टोटल ऑफ शेयर्स, टोटल ऑफ शेयर ध्यान देना है। इनका टोटल कितना था, 5 3 8 2 10। यहाँ तक मन में कोई डाउट है, 1% कोई क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इसे नोट करो ध्यान दो बच्चों। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। देखो रेशियोज के बारे में आपको जितना बेसिक थोड़ा सा पता था आपने बताया आपने, ठीक है, आपने जवाब भी दिया, बट कई बातें ऐसी है जो पता ही नहीं है। प्रॉपर्टीज के बारे में आप पूछो ना किसी भी बच्चे से तो आपको पता ही नहीं होगा प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो, वर्ड डिविडेंडो, जो आपने देखो हो सकता है आपको यूज़ करना आता हो बट चीज़ें क्लियर नहीं, उसे कहते क्या। अब थोड़ा सा ध्यान समझना, अगर आपसे बच्चों मैं कहूँ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी अपॉन में डी इज इक्वल टू ई अपॉन में एफ, ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। मैं अभी इन्हीं की बात करता हूँ, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, कोई डाउट आता नहीं है। अगर बच्चों मैं कह दूँ आपसे इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, और अगर बी अपॉन में ए इज इक्वल टू डी अपॉन में सी आ जाए तो उसे मैं क्या बोलूँगा, इन्वर्टेंडो, ठीक है। मतलब अपने ही रेशियो का उल्टा। अगर a अपॉन में b है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b अपॉन में a, यहाँ पे क्या c अपॉन में d, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, d अपॉन में c। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ कैसे किया। अगर आप चाहते हो कि सर ये प्रूफ करो, हुआ कैसे देखो जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई b, हाँ या ना, ठीक है। डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई सी से डिवाइड करो दोनों तरफ, देखो ए मल्टीप्लाई डी अपॉन में ए मल्टीप्लाई सी, सी मल्टीप्लाई बी अपॉन में ए मल्टीप्लाई सी, कुछ कट सकता है, ए से ए कट गया तो बचेगा डी अपॉन में सी, सी से सी कट गया क्या बचेगा, बी अपॉन में ए, चेक कर लो ये लाना था, बी अपॉन में ए इज इक्वल टू डी अपॉन में सी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ए मल्टीप्लाई सी से ही डिवाइड क्यों किया, बताओ। मैंने बताया बच्चों किसी भी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करो, क्या फ़र्क पड़ेगा, हाँ या ना। अगर मैं इस किसी फ्रैक्शन को ऐसे मान लीजिए 10/5 है, 10 इज इक्वल टू 5 जो भी है, ठीक है ना, कोई भी दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल दे रखे हैं तो उन दोनों को मैं सेम नंबर से डिवाइड करूँ, कोई फर्क पड़ता है नहीं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता है, लिखते थे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि अगर a अपॉन में b इज इक्वल टू सी अपॉन में d है तो उसका उल्टा भी अगर इक्वल है तो उसे आप क्या बोलेंगे, इन्वर्टेंडो, याद रहेगा। अब देखो अल्टरनेंडो में क्या पढ़ना है, अगर आपके पास a अपॉन में b इज इक्वल टू सी अपॉन में d है बच्चों तो क्या जाना चाहिए यहाँ पर अल्टरनेंडो में, a अपॉन में c ये इधर आ जाएगा और ये इधर b अपॉन में d, याद रहेगा। क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टीज को, अल्टरनेंडो, ठीक है। एक क्या था इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, और तीसरा क्या है कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंटो में क्या पढ़ना है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन में डी। कॉम्पोनेंटो में +1 करेंगे, एक पेज दिया ध्यान देना, और डिविडेंडो में -1 करेंगे। अगर मैं +1 इधर भी कर दूँ और +1 यहाँ भी कर दूँ तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेके क्या आएगा, चेक करो, a प्लस बी, यहाँ पर c प्लस डी अपॉन में d, याद रहेगा। तो कॉम्पोनेंटो में जो नीचे वाला टर्म होगा ना उसी को एक बार ऊपर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन में b और c प्लस डी अपॉन में d। और डिविडेंडो में क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा, a अपॉन में b -1 और c अपॉन में d -1, एलसीएम लेंगे a माइनस बी c माइनस डी। यहाँ तक कोई डाउट मन में तो बताओ, हाँ या ना, नहीं। दोबारा देख लो, कॉम्पोनेंटो में a प्लस बी करना पड़ा और डिविडेंडो में a माइनस बी करना पड़ा, वहाँ +1 यहाँ -1 करना पड़ता है। ये तो ये चीज़ तो अपने लॉजिक का मुझे पता होगा, सी एंड डी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो पढ़ा होगा ना, बस कई बार सुना होगा कि सर क्वेश्चन में हो रहा है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, लेकिन अभी तो पता था क्या होता है ये चीज़ें, ध्यान देना। अगर मैं इस वाले कॉम्पोनेंटो को डिवाइड कर दूँ डिविडेंडो से, देखो जैसे a प्लस बी अपॉन में b डिवाइड बाय a माइनस बी अपॉन में b, c माइनस डी अपॉन में c प्लस डी अपॉन में d अपॉन में c माइनस डी अपॉन में d। सही बात है, गलत बात है, कोई दिक्कत, क्या बचेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, c प्लस डी और c माइनस डी। इसी बात को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। मतलब मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान देना,
ए अपन में बी था तो ए अपन में बी को मैंने क्या लिखा, देखो ए प्लस बी ऊपर, अपन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपन में सी माइनस डी। इट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, अभी हम क्वेश्चन जो करेंगे ना ध्यान समझना होने वाला है, इसे नोट कर फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, फर्क इतना ही है। तो जैसे मान लो ए इज टू बी, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं ट्रिप्लीकेट की बात करूं तो देखो ए इज टू बी का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा बच्चों ए का क्यूब और बी का क्यूब। समझ में आया लॉजिक। तो ए इज टू बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बनने वाला है, ए का क्यूब इज टू बी का क्यूब, और डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज टू बी का स्क्वायर। लेकिन अगर देखो बात हो रही सब डुप्लीकेट, तो देखो यहाँ ध्यान देना, तो ए इज टू बी का सब डुप्लीकेट हो जाएगा रूट ए इज टू रूट बी, याद रहेगा। और ट्रिप्लीकेट वाले केस में क्या होने वाला है, ऊपर 3 पावर कितना आने वाला है 3। ठीक है ना। इसके देखो रूट 2 ऊपर 3 का मतलब क्या है बच्चों, ए की पावर 1/3, इस तरह से बात हो रही है। इस टू बी का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट। तो डुप्लीकेट में स्क्वायर लगता है, ट्रिप्लीकेट में क्यूब लगता है, और सब डुप्लीकेट में रूट और सब डुप्लीकेट में क्यूब रूट। यहाँ तक मन में कोई डाउट है नहीं है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा किस चीज़ का, रेशो का। समझ में अच्छे से। अब देखो रेशो से ही बना है प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन। ध्यान देना, टॉपिक का देखो नाम ही था रेशो एंड प्रोपोर्शंस। का मतलब क्या प्रोपोर्शन का, व्हेन द रेशो ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ 2 अदर टर्म्स। किसी 2 टर्म का रेशो दूसरे 2 टर्म के रेशो के इक्वल है, इट इज कॉल्ड आर प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल समझना, 4:2 कट के क्या आंसर आएगा, हाँ है ना, सही बात है गलत बात है, ठीक है। और अपन एक टर्म और ले लिया 16:8, तब भी क्या आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत। तो आप क्या कहोगे कि सर 4:2 है ना, वो प्रोपोर्शन है किसके, 16:8 के। क्योंकि देखो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, 2 डबल डॉट डॉट के। ठीक है ना। जितना रेशो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, वही आंसर आया जितना आंसर इस वाले का आया। ठीक है, मन में कोई डाउट है, जैसे समझो A:B प्रोपोर्शन है C:D, मतलब A/B इक्वल है C/D के, हाँ है ना, ठीक है ना। देखो वही बात तो मैं यहाँ पे मैं कह रहा था, 4/2 इक्वल है किसके, 16/8 के। चेक कर लो, 2:1 2:1 इक्वल नहीं आ रहा है, हाँ है ना। तो A:B प्रोपोर्शन है C:D के। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या बन जाएगा, AD इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। ठीक है, एक बात और नोटिस करना, अभी यहाँ पर रुको, ये B और C दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, B एंड C आर मीन्स। क्या बोलेंगे इसे, मीन्स। और जो लास्ट में नंबर दिख रहे हैं ना ये ले, इसे क्या बोलेंगे हम, A एंड D आर क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स। याद है थोड़ा बहुत, 7th 8th का याद आ रहा है ना। तो वही चीज़ रिकॉल होती जा रही है, B और C जो मिड वैल्यू है उसे मीन्स बोलेंगे, और जो लास्ट के टर्म्स है उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, देखो A को मल्टीप्लाई कितने से किया मैंने, D से, A को मल्टीप्लाई किया D से, और A और D क्या है, एक्सट्रीम। तो क्या बोलोगा, इसमें एक बात मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपस में कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। कोई डाउट मन में आता है, इसे नोट करो फिर देखते हैं। देखो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो नाम से पता चलने वाला हुआ, यहाँ पर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है समझते हैं, ध्यान देना। तो बच्चों मान लो 3 क्वांटिटीज आपके पास, A, B एंड C। ठीक है, A B एंड C। तो इसे हम कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कब कहेंगे, जब A/B इज इक्वल टू B/में C हो जाए, इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, समझ में लिख दो इस लाइन को, क्या लिखना चाहोगे इस लाइन को, कि भैया रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। याद रहेगा। तो अगर A/B इज इक्वल टू B/C है, तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको यहाँ से,
बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ए सी। और इसी बात को क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोला था बच्चों इसी बात को, ज्योमेट्रिक। जब मैंने आपको मीन वाला टॉपिक पढ़ाया तो ध्यान दो, मैंने लिखवाया भी था बी इज इक्वल टू रूट ए सी, तो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब एक बात और, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, या आपसे अगर मैं ये कहूँ बेटा मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या जवाब दोगे आप? ध्यान से समझना, आपके पास ए है, बी है, लेकिन सी वाला आंसर गायब है, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब मान लीजिए तीन क्वांटिटी है ए बी सी, ये वाइज मिसिंग है, मुझे पता ही नहीं, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। और फोर्थ वाले में ए है, बी है, सी है और ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान से समझना, तो थर्ड प्रोपोर्शन में देखो मैं यहाँ सी का यूज़ करने वाला हूँ कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर दे रखा है 12 30, अब वो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या करोगे आप कि सर 12, इसे x मान लो, 12 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन में x, ये तो करोगे। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का रेशियो, इसे सॉल्व करके क्या निकल जाएगा आपका, x नहीं आ जाएगा, हाँ है ना। और अगर मैं देखो मान लो यहाँ कोई नंबर दूँ 4 2 और सपोज 16 दे दिया मैंने यहाँ पर, मुझे ये नंबर निकालना है, इसे मैंने क्या मान लिया x, तो क्या बोलोगे सर आप 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन में x, सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा 32, x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 8, तो ईजी है। तो कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना तो आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो क्या लगोगे, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन यूज़ करके आप थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो। कोई डाउट मन में यहाँ तक पक्का। तो अगर आपके पास तीन क्वांटिटी है ए बी सी और पहले दो का रेशियो थर्ड सेकंड थर्ड का रेशियो इक्वल है, तो हम लोग क्या जनरेट होगा यहाँ से, बी इज इक्वल टू रूट ए सी। ए मिल जाए सी मिल जाए तो बी निकाल सकते हो, बी मिल जाए सी मिल जाए तो ए निकाल सकते हो, कोई भी दो क्वांटिटी मिल जाए तो आप इसी थर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक पक्का समझ में आ रहा है आपको सच्चे से, इसे नोट करूँ। देखो अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम प्रोपोर्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है जब आप क्लास 8th में थे तो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस के बारे में कुछ पढ़ा होगा, है ना। डायरेक्ट रिवर्स डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन या प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ वर्ड पढ़ा होगा। या तो सपोज मैं एग्जाम्पल देकर बताऊँ, आपको याद आ जाएगा कि अगर 20 बच्चे हैं उनके लिए खाना 30 दिन का अवेलेबल है, अगर बच्चे 5 और आ जाएँ तो खाना कितने दिन चलेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो बस वही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो दो तरह की बात करेंगे यहाँ पर हम। एक तो हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक बात करेंगे इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क है ध्यान समझना। इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन। सपोज मान लो प्राइस है, मैं इको की बात कर लूँ और सप्लाई। क्या सीखा था हम इन दोनों बच्चों क्लास 12 में 11th में सॉरी। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पक्का ये सीखा था। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक कम हो जाए दूसरी कम हो जाए, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है ना। अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान समझना। तो जैसे मान लेते हैं अगर मैं आपके पास बात करूं लड्डू की बात करता हूं, ठीक है। 10 लड्डू हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात करूं 5 है। अगर लड्डू की संख्या मैंने बढ़ा दी, सपोज मुझे भाई कितना कहना भाई एक बच्चे को 2 लड्डू देना है, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लीजिए लड्डू की संख्या बढ़ा दी 20 कर दी, तो नंबर बच्चे तो बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कितने देना, एक बच्चे को 2 लड्डू देना है। तो आपको सर कितना आएंगे यहाँ पर 10, हाँ। तो आपने क्या देखा सर लड्डू की संख्या बढ़ रही है तो बच्चों की संख्या ही बढ़ रही है, अगर ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन है। समझा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो यहाँ बात हुई डायरेक्ट की, और फिर इनडायरेक्ट में क्या पढ़ना है। इनडायरेक्ट आपने सीखा था अगर प्राइस बढ़ता है
तो डिमांड क्या हो जाती है, कम होने लगती है। अगर मान लीजिए प्याज की बात करें, प्याज का रेट 20 रुपये था, 20 से 30 हो जाए तो डिमांड 2 किलो खाने वाले कितना खाएंगे, 1 किलो। ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन की बात होती है, याद रखें यहाँ तक पूरा अच्छे से। तो अगर देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला क्या बनने वाला है, A1 अपॉन में B1, इनका रेशियो इक्वल होगा किसके, इस वाले की, इज इक्वल टू A2 अपॉन में B2। अगर इन चारों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। क्या करोगे, A1 अपॉन में B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में B2। अगर यहाँ की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल और लिखते हैं। अगर आपके पास फूड अवेलेबल कितना, देखो जैसे फूड और डेज, या डेज में देखो चिल्ड्रन लिखो, स्टूडेंट्स लिख देते हैं। अगर आपके पास 10 दिन का फूड अवेलेबल है और 30 बच्चों के लिए अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं कह दूं भाई मुझे बच्चे बढ़ा दिए, 50-60 बच्चे कर दिए, तो खाना कितने दिन चलेगा। तो देखो ये अगर बच्चों की संख्या बढ़ रही है ना तो दिन कम हो जाएंगे। चेक कर लो क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास खाना जितना अवेलेबल है वो 30 बच्चे खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर वही खाना आप 60 बच्चों को खिलाओगे तो खाना क्या होगा, ज़्यादा दिन चलेगा, कम दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। कैसा रिलेशन दिख रहा है इसके अंदर आपको, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, पक्का। तो बस यही बात आपको समझनी है। आपको इसे क्या मानना पड़ेगा, सपोज मान लो x मान लो, जो भी व्हाटएवर। तो अगर आपको यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, A1 A2 B1 B2, तो यहाँ पर जो लॉजिक लगता है इनवर्स वाले के अंदर, बच्चों ध्यान देना, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अब मैं अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। A1 B1 300, हाँ है ना, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, 60x डिवाइड कर दो, 5 डेज आ जाएगा। चेक कर लो। तो अगर 30 बच्चे थे तो खाना 10 दिन का अवेलेबल था आपके पास, लेकिन बच्चे अगर 60 हो तो खाना कितने दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। इनवर्स रिलेशन है, बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, खाने के दिन कम होते चले जाएंगे। कोई डाउट, पक्का। तो ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया। देखो ये जो मैं एग्जाम्पल है लड्डू वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ना, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या था कि डायरेक्ट मैंने ऐसे अपने मन से लिया कि भाई अगर लड्डू की संख्या बढ़ा दी तो मैंने बच्चों की संख्या बढ़ा दी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, बस यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन देखना, भाई दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं चाहे दोनों चीज़ें घट रही हो। कोई डाउट यहाँ तक? तो ध्यान दो बच्चों, आपके सामने में छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर A/B गिवन है 1:3 और B/C गिवन है 1:2, ठीक है। और क्वेश्चन में कहता है भैया A, B और C का रेशियो बता दो बस। अब देखो इसके करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट। आपको मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊँ करना कैसे, लेकिन एग्जाम में अगर आप करोगे तो शॉर्टकट तरीके से करना, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना, क्या निकालना है आपको, A/B/C निकालना है। बात समझ रही, क्या निकालना है, ध्यान दो। अभी कॉपी का बंद करो, देखो इस पर फोकस करो। A अपॉन में B बच्चों क्या दे रखा है, 1:3। B और C क्या दे रखा है, 1/2। आप कहोगे कि सर यहाँ पर B जो तो है 3 है, यहाँ B 1 है ना फर्क। क्या कोई एक क्वांटिटी 2 अलग जगह अलग अलग हो सकती है क्या, पॉसिबल है, नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा बच्चों आपसे कि बेटा यहाँ पर 1 है बट यहाँ 3 है, तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ भी 3 बन जाए। अब बताओ क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि कोई फर्क ना पड़े। क्या बन जाएगा यहाँ पर 3/6। अब आप कहोगे कि सर यहाँ B 3 है, यहाँ भी B 3 है, बात भी सेम हो गई, ठीक है ना। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, A 1 है, B 3 है और C 6। मन में कोई डाउट? ये था मेथड नंबर 1। आपको मैं सब कुछ बता के चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। एक और तरीका देखो, A/B/C लिख दो, जो चीज़ चाहिए वो लिख दिया। अब उनके उसके पीछे नंबर लिख दो, 1 3 यहाँ दे रखा है और 1 2 यहाँ दे रखा है। अब आप कहोगे कि सर एक जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ खाली है, हाँ या ना, तो उसके साथ वाले को एक्सटेंड कर दो, इधर 3 यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो। समझ में क्या बोला मैंने, वे जो उसके साथ वाला नंबर उसके पीछे वही नंबर सेम लिख दो। जैसे यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे क्या 3 था, 3 को मैं इधर लिख दिया, 1 यहाँ पे खाली था तो 1 लिख दिया,
मल्टीप्लाई 1 बन जा 1, 3 बन जा 3, 2 जा 6। अब बताओ कौन सा तरीका ईजी लगा? दोनों इजी थे। तो मेथड नंबर 1 से कर लो चाहे मेथड नंबर 2 से कर लो, आंसर सेम है, कोई डाउट मन में यहाँ तक? पक्का नहीं। ये लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे नोट करो। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको कई तरह तरह के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके चांसेस है, ठीक है। और इसके साथ आपका रेशियो प्रोपोर्शन मुझे पूरा गारंटी है 100% क्लियर हो जाएगा। मन में कोई डाउट यहाँ तक?